HTML है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको तो हटा देते हैं, अपने index.html पर आ जाते हैं। अभी हमारा index.html खाली है। अगर हम यहाँ पर टाइटल से स्टार्ट करें तो ये है हमारी मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट के ऊपर टाइटल में हमें दिखाई दे रहा होगा स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। ये सेम चीज हम जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स के अंदर इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने हेड के अंदर जाएंगे तो हेड में टाइटल में ये स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यही सेम टाइटल हम अपने डॉक्यूमेंट को देने वाले हैं। इसको कर लेंगे सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो अब स्पॉटिफाई आ रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये आइकन हमारे पास नहीं आ रहा। एंड आइकन्स को भी हम वैसे ही सिमिलर तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लिंक, रिलेशन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं आइकन, क्योंकि हम एक आइकन को ऐड करेंगे। HRF के अंदर हम अपना लिंक ऐड करेंगे। अब मेरा जो आइकन अवेलेबल है वो हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर कुछ यहाँ पर है। आइकन यानी हमारा लोगो, यहाँ पर हमारा स्पॉटिफाई का लोगो इस फोटो के अंदर है। तो इस फोटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। अब अभी हम कौन सी फाइल के अंदर है, अभी हम index.html फाइल के अंदर है। index.html फाइल के रिलेशन में हमारा आइकन, हमारा लोगो कहाँ पर है, वो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी हमें अपने पेरेंट के किसी चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाना होता है, जैसे index.html के लिए उसका पेरेंट फोल्डर है ये स्पॉटिफाई क्लोन नाम का फोल्डर, और इसके जब मुझे एसेट्स नाम के फोल्डर में जाना है तो जाने के लिए हम लिखते हैं ./ एंड उसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। तो ./assets हम लिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली VS कोड भी आपके लिए प्रेडिक्ट कर देगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए ये लोगो, जो हमारा स्पॉटिफाई का लोगो है, यहाँ से लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसे कर लेंगे सेव। तो अब यहाँ पर जाकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे index.html पे तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे मेरा स्पॉटिफाई का क्लोन दिख रहा है। इस पुरानी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला टाइटल देखें तो टाइटल से दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल सिमिलर लगेंगी हमें। तो हमने शुरुआत कर दी अपने क्लोन को बिल्ड करने की। अब हम एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करने वाले हैं अपनी स्पॉटिफाई वेबसाइट के लिए। अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इस वेबसाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 हिस्से, एक हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट मेजर हिस्सा जो यहाँ लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसको हम अपना साइड बार कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। एक हो जाएगा ये वाला हिस्सा जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा मेन कंटेंट निकल कर आ रहा है, और एक हो जाएगा ये नीचे वाला हिस्सा जिसके अंदर बेसिकली हमारे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर हमारा आ रहा है। यानी जो अभी हाईलाइटेड हिस्सा है, एक ही मेरा ये पार्ट है, एक मेरा ये पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा अपना साइड बार डिजाइन किया है। एंड आप थोड़ा सा ऊपर जाके स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन भी हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जैसे हम ग्रिड की बात करते थे। तो ग्रिड के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरा एक लेफ्ट साइड बार है, मेरा एक मेन कंटेंट है राइट की तरफ, और नीचे की तरफ मेरी एक म्यूजिक प्लेयर की जगह। तो ये 3 मेन डिव्स हैं जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है समाने वाला है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर अपनी एक मेन डिव क्रिएट कर लेंगे। इस मेन डिव के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आने वाला है। इस मेन डिव के अंदर हम 3 पार्टीशंस करेंगे। एक पार्टीशन होगा इस हिस्से के लिए यानी मेरे साइड बार के लिए, एक पार्टीशन होगा मेरे मेन कंटेंट के लिए, और एक पार्टीशन होगा हमारे म्यूजिक प्लेयर के लिए। तो उनके लिए हम डिव्स बना लेते हैं। एक को हम देंगे अपना साइड बार, दूसरे डिव को हम क्लास देने वाले हैं, लेट्स कॉल इट मेन कंटेंट, यानी हमारा मेन कंटेंट कहां पर आएगा। एंड तीसरे डिव को हम नाम दे सकते हैं म्यूजिक प्लेयर। तो इस तरीके से 3 डिव्स हमने बना लिए और एक एक करके हम इन तीनों डिव्स को इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार साइड बार के अंदर आई एम गोइंग टू टाइप साइड बार, म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम यहाँ तो मेन कंटेंट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना म्यूजिक प्लेयर। इसको कर लेते हैं सेव एंड index.html के अंदर जाकर रिफ्रेश। अभी तो ये तीनों डिव्स हैं, इनके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह हमने ऐड नहीं की है। फर्स्ट स्टाइलिंग जिसको हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए हम गूगल फॉन्ट्स को यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर अब वैसे तो एग्जैक्टली ये जो स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर फॉन्ट यूज हुआ है, ये स्पॉटिफाई का अपना कस्टम फॉन्ट है जिस पर उनका कॉपीराइट है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा ही सिमिलर सा दिखने वाला हम एक फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर मॉन्टसेरेट। तो ये वाला फॉन्ट है जिसको हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स को ऑलरेडी हमें यूज़ करना आता है। इसके हम 3-4 वर्जन्स हैं जिनको ले सकते हैं। लेट्स टेक लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, ये
600 ले लेते हैं, 700 ले लेते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इन पांचों फॉन्ट टाइप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, 300, 400, 500, 600, 700। बोल्ड यानी फॉन्ट वेट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने CSS के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यानी यूज ऑन द वेब में लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं इन सब को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया index.html के अंदर। हम टाइटल से नीचे जाकर इसे कर सकते हैं पेस्ट। तो 3 लाइंस हमारे लिए पेस्ट हो गई। पहली जो 2 लाइंस है ये प्री कनेक्ट करने के लिए है, यानी ये बेसिकली कह रही है कि आपके पेज के अंदर लोड होने से पहले क्या होगा, गूगल की API से कनेक्ट कर लिया जाएगा, जो APIs आपको गूगल का फॉन्ट सप्लाई कर रही है। APIs क्या होती है उनके बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 फाइल्स हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम गूगल फॉन्ट के जो फॉन्ट्स हैं उनको यूज कर पाएंगे। तो ये तो कर लिया हमने फर्स्ट काम। अब जिस फॉन्ट टाइप को हमें यूज करना था उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये CSS रूल्स टू स्पेसिफिक फैमिलीज हमें दिखाई देगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। style.css के अंदर जाएंगे, हम सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर ऑल, यानी ऑल ये एस्टरिस्क का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने यूज कर दिया। इसे कर देंगे पेस्ट, सेव। यहाँ पे जाके ये फॉन्ट ऑसम का लिंक हम क्लोज कर देते हैं, गूगल फॉन्ट्स के लिए लिंक क्लोज कर देते हैं एंड अपने index.html को करेंगे जाकर रिफ्रेश। एंड इसे अगर अब हम इंस्पेक्ट करें तो फॉन्ट एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी style.css को index.html से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाकर लिंक कर देंगे रिलेशन इक्वल्स स्टाइल शीट एंड style.css। इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब फॉन्ट के अंदर काफी ज्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। अब जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा हमारी जो फॉन्ट फैमिली है दैट इज मोंटसेराट। तो फॉन्ट हमें बहुत डिफरेंट सा दिखाई भी देना स्टार्ट हो गया है। सारी चीजें जो हैं उन पर अब हम सेम फॉन्ट अप्लाई कर रहे होंगे। एंड इनफैक्ट यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर की जगह अगर हम सिर्फ बॉडी टैग भी यूज करें तो भी हमारा फॉन्ट जो है वो अप्लाई होगा। तो हम बॉडी टैग के साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम कुछ कुछ बेसिक स्टाइलिंग देने वाले अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि वो स्पॉटिफाई की इस मेन वेबसाइट जैसा दिखना स्टार्ट कर जाए। हम इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो style.css के अंदर जाकर सबसे पहले तो हम अपनी मार्जिन को कर देंगे सेट टू 0, ताकि बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं वो हट जाएं। तो ये कंटेंट भी बिल्कुल कॉर्नर में जाकर पुश हो गया है। इसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड कलर को हम सेट करने वाले हैं टू ब्लैक। आप सिंपली ब्लैक लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं #000, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये ब्लैक कलर हो गया। एंड अपने टेक्स्ट का कलर हम रखने वाले हैं टू वाइट। तो इसके लिए कर देते हैं #FFF, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक ब्लैक डार्क बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने बॉडी टैग के लिए, विच इज ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, जब भी हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है, यानी हमारे पास पेज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या कहीं भी आपको एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ये मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट है जिसमें राइट की तरफ एक स्क्रॉल बार मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से स्क्रॉल किया जा सकता है। इस तरीके का स्क्रॉल बार आपको कई सारी वेबसाइट्स पर दिखाई देता होगा। ये बेसिकली तब होता है जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करता है, यानी जितने हमारे पेज की हाइट है उससे ज्यादा कंटेंट है, तो स्क्रॉल करने के लिए एक स्क्रॉल बार चाहिए। इनफैक्ट हम MDN पर जाकर इस प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं, MDN ओवरफ्लो। CSS के अंदर जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमारे पास कई सारी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो हम ओवरफ्लो को दे सकते हैं दैट इज ओवरफ्लो विजिबल। विजिबल का मतलब होता है अगर हमने कोई भी बॉक्स डिफाइन किया और अगर हमारा कंटेंट उस बॉक्स से बाहर जा रहा है तो सारा का सारा कंटेंट विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन आता है जिससे हमारा जो कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा तो हम स्क्रॉल करके उस कंटेंट को देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है ओवरफ्लो क्लिप। क्लिप का मतलब होता है उस कंटेंट को ही हमने कट कर दिया। ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है, उस कंटेंट को हम अंदर की तरफ स्क्रॉल करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ओवरफ्लो ऑटो, जिसमें भी हम एक तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पर सिंटैक्स हम पढ़ सकते हैं MDN से जाकर, काफी इजी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इन सारी की सारी वैल्यूज की डेफिनेशन हमें MDN पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब होता है? ओवरफ्लो हिडन का बेसिक मतलब ये है कि जब भी हमारा कंटेंट बाहर जा रहा हो स्क्रीन से, हमें कोई भी स्क्रोलेबल चीज नहीं चाहिए। हमें साइड का ये जो स्क्रोल बार है इसकी जरूरत नहीं है।
बेसिकली अगर आप इस वेबसाइट को नोटिस करेंगे तो इसके अंदर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, ना आप इस साइड बार में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, ना हम इस म्यूजिक प्लेयर में स्क्रॉल कर सकते हैं, हम एक जगह पर स्क्रॉल कर सकते हैं जो है ये मेरा मेन कंटेंट वाला डिव। अब हमने क्या किया, शुरुआत में पूरी वेबसाइट के लिए हमने अपने ओवरफ्लो को हाइड कर दिया और हम ओवरफ्लो को शो या ओवरफ्लो को स्क्रॉल किसके लिए करेंगे, सिर्फ इस मेन कंटेंट के लिए कर देंगे, ताकि सारी वेबसाइट पर हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रॉलेबल ना हो और सिर्फ जितने पार्ट में स्क्रॉलेबल की जरूरत है सिर्फ उतने पार्ट में हम उसको स्क्रॉल करवा रहे हो। तो आई होप कि ये बेसिक सी चीज हमें थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे मेन कॉन्टेंट के अंदर लेट्स सपोज हमने कोई पैराग्राफ बनाया, इसको कर देते हैं लॉरम इंटू 500, तो एक काफी सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इसको करेंगे रिफ्रेश, बहुत सारा टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अभी क्या है, अभी हमारी जो मेन बॉडी है उसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट की है ओवरफ्लो हिडन। इसे अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या कर पाएंगे, हम स्क्रॉल कर पाएंगे। पर अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे स्टाइलिंग को, ओवरफ्लो हिडन को, तो फिर हम इस पर स्क्रॉल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ना हम नीचे वाला कंटेंट देख पाएंगे। अगर हम इसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो भी हम यहाँ पर स्क्रॉल करने की पोजीशन में रहेंगे। तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो की डिफरेंट वैल्यूज को, बहुत सारा कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिखकर ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओवरफ्लो को रखेंगे हम सेट टू हिडन एंड इसे कर लेते हैं कंट्रोल Z, ये हटा देते हैं, काफ़ी सारा रैंडम टेक्स्ट, कर लेते हैं सेव। तो हमने ये स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई की है। अब क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअल तीनों बॉक्सेस के लिए थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे ताकि हम देख पाएं कि हमारा ओवरऑल लेआउट क्या बन रहा है वेबसाइट का। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस मेन बॉक्स की। मेन के लिए हम क्या करेंगे, मेन को हम डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम सारे के सारे डिव्स की स्टाइलिंग को सेट करेंगे। तो style.css के अंदर आकर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी मेन क्लास, उसके अंदर हम इसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इतने पार्ट को अभी के लिए सेव कर लेते हैं। अब इन तीनों बॉक्सेस को हम इंडिविजुअली पहचान पाए, इन तीनों को एक डिफरेंट कलर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइड बार है इसे हम कलर देने वाले हैं, लेट्स सपोज वी गिव इट अ रेड कलर। उसके अलावा हमारी मेन कंटेंट जो क्लास है इसको भी हम एक कलर देंगे, इसे हम ब्लू कलर दे देते हैं। एंड जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इस डिव को भी हम एक कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ येलो। इसे कर लेते हैं अभी के लिए सेव। कलर की जगह ये बैकग्राउंड कलर इसे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए तीनों बॉक्सेस क्या हैं, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, तीनों डिव हैं हमारे पास। अब तीनों क्योंकि इंडिविजुअल डिव्स हैं और तीनों के कंटेनर को यानी पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, तो तीनों क्या कर गए, सेम लाइन पर आ गए, इन लाइन बन गए। अब हम इनको कुछ कुछ साइजिंग देने वाले हैं। तो जो ये हमारा मेन डिव है यानी जिसके अंदर सारी की सारी हमारी वेबसाइट बनेगी, हम चाहते हैं कि इस मेन डिव को पूरे के पूरे हमारी विंडो का साइज मिले, यानी इसकी जो हाइट हो, ये जो मेन वाला पूरा का पूरा कंटेंट है इसकी पूरी व्यू पोर्ट वाली हाइट रहनी चाहिए। व्यू पोर्ट हमें ऑलरेडी पता है, ब्राउजर का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसके लिए हम हाइट को सेट कर देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ये जो VH है इसको ऑलरेडी हमने रिलेटिव यूनिट्स के अंदर पढ़ रखा है। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट, यानी हमारी स्क्रीन की कितनी हाइट, 100% हाइट हम देना चाह रहे हैं। इसे कर लेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला जो मेरा साइड बार है इसे 100% हाइट मिल गई, ये येलो वाले को 100% हाइट। मेन कंटेंट के लिए यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं, तो क्या हो गया, पूरे के पूरा जो कंटेनर है यानी ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसे 100% हाइट मिल गई। उसकी मदद से ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है इनकी हाइट भी यहाँ पर 100% दिखाई दे रही है। अब हम इन तीनों इंडिविजुअल बॉक्सेस के लिए इनकी साइजिंग सेट करेंगे। ये जो मेरा रेड बॉक्स है ये बनेगा मेरा ये साइड वाला लेफ्ट वाला साइड बार। ये जो मेरा ब्लू बॉक्स है ये बनेगा मेरा राइट साइड वाला मेन कंटेंट का बॉक्स। एंड ये जो मेरा येलो बॉक्स है ये आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूजिक प्लेयर बनेगा। तो तीनों बॉक्सेस को स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले साइड बार की बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, हम करीबन इतना अपना स्क्रीन साइज चाहते हैं, इतना स्क्रीन साइज। तो इंस्पेक्ट करें अगर, तो ये मेरे जो साइड बार का विड्थ है दिस इज अराउंड 282 पिक्सल्स। अगर हम इंस्पेक्ट करके इसे और साइड कर देंगे तो ये जो साइजिंग है अराउंड 340 पिक्सल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे हम जो साइज दे सकते हैं, हम इसे विड्थ दे सकते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट की तरफ मेरा साइड बार आ गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 340 पिक्सल्स के अराउंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये इतने साइज का मेरा साइड बार आ गया।
अब मुझे चाहिए कि बाकी का जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेसिंग है वो मेरा मेन कंटेंट ले ले। मेन कंटेंट के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम सेट कर देंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी को टू 1। अब फ्लेक्स 1 क्या कहता है? फ्लेक्स 1 का मतलब होता है कि बाकी के जो भी डिव्स हैं या बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, उनको तो उतनी जगह दे दो जितना उनके अंदर कंटेंट है, पर बाकी की सारी बची हुई जगह मुझे दे दो। चाहे मेरा साइज छोटा भी हो, पर बाकी की बची हुई सारी जगह मुझे दे दो। ये होता है फ्लेक्स 1 का मतलब। तो यहां पर ये वाला जो मेरा मेन बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जिसे अभी हमने हाईलाइट किया है, ये बॉक्स भी सेम चीज कह रहा है कि साइड बार चाहे कितनी भी जगह ले रहा है, उसके अलावा जितनी भी बाकी की विड्थ बचती है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। तो इसीलिए हम ब्लू वाले बॉक्स को दे देते हैं फ्लेक्स 1 सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या किया ब्लू बॉक्स ने, सारी की सारी जगह ले ली है। अब ये जो येलो बॉक्स है जो वर्टिकली आ रहा है, इसे हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ बॉटम में आकर चला जाए। एंड एक और स्पेशल चीज हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है, चाहे ऊपर की चीजें स्क्रॉल हो, चाहे ऊपर कुछ भी हो रहा हो मेन वेबसाइट पे, जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है ये कॉन्स्टेंटली है। और जब भी हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज ऊपर पे टॉप पे फिक्स हो जाती है, नीचे भी फिक्स हो जाती है, मूव नहीं करती, तो उसे हम हमेशा पोजीशन फिक्स देते हैं। तो ये जो मेरा येलो वाला म्यूजिक प्लेयर वाला बॉक्स है, इसे भी हम पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी बॉटम से 0 पिक्सल्स, क्योंकि हम चाहते हैं बॉटम पे जाके फिक्स हो जाए। तो इसे दे देते हैं बॉटम से 0 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, अभी यहां पर बॉटम पे आके जाकर फिक्स हो गया, पर हम चाहते हैं इसकी विड्थ 100% हो, तो उसके लिए इसे हम विड्थ दे देते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी विड्थ जाकर ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट हम जाकर इंस्पेक्ट करेंगे अगर अपने म्यूजिक प्लेयर के लिए, तो यहाँ पर हाइट इज अराउंड, दिस वैल्यू इज अराउंड 72 पिक्सल्स। तो हम भी सेम हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स सेट द हाइट टू 72 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो आई होप कि हमें अपनी वेबसाइट दिखनी थोड़ी शुरू हो गई है। ये मेरा साइड बार है, ये मेरा मेन कंटेंट है, नीचे मेरा म्यूजिक प्लेयर होगा जो डिजाइन हो रहा होगा। तो 3 डिव्स, 3 लेआउट्स की हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट जो है उसको डिजाइन करने वाले हैं। अब एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि जब भी हम स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, ये बैक कर देते हैं इसे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को अगर जूम इन करें, तो हम नोटिस करेंगे ये जो मेरे बॉक्सेस बने हुए हैं, इनका एक तो हल्का सा थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है। ये जो कलर है ये ब्लैक कलर नहीं है एग्जैक्टली। अगर ध्यान से हम अपनी स्पॉटिफाई की वेबसाइट की स्क्रीन देखें तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, पर उसके ऊपर जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनका थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रे कलर है, और इसका तो और भी ज्यादा लाइट ग्रे कलर है। तो बैकग्राउंड एक तरीके से ब्लैक है, उसके ऊपर मेरे ग्रे बॉक्सेस हैं, और ग्रे बॉक्सेस के ऊपर लाइट ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं। और हर जो बॉक्स है ये सारे के सारे कर्व्ड बॉक्सेस हैं। एजेस या कॉर्नर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सब के पास क्या है, एक बॉर्डर रेडियस है। इस बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा साइड बार है, ये जो मेरा मेन कंटेंट है, दोनों को एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सबसे पहले साइड बार को अपनी बॉर्डर रेडियस देते हैं। विल कीप द बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम। यहाँ पर 1 रेम का मतलब है 16 पिक्सल्स, तो ये हमें याद रहे उसके लिए मैं लिख भी देती हूँ। 1 रेम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स ऑन माई ब्राउजर विंडो। तो अगर 2 रेम लेंगे तो 32 पिक्सल्स, क्योंकि रूट का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट दैट इज 16 पिक्सल्स। तो 1 रेम का मतलब ये 16 पिक्सल्स रहेगा, और जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे वैसे मेरे जो एजेस हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। अब रिफ्रेश करें अगर, तो यहाँ पर ये कर्व्ड एजेस आ गए हैं साइड बार में। सेम चीज जाकर हम लिख सकते हैं अपने मेन कंटेंट के लिए, सेव रिफ्रेश। तो ये मेन कंटेंट भी कर्व्ड हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया। नीचे वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको कर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है इसकी लाइंस, तो इसे हम कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देने वाले। अब हमने अपनी सारी की सारी बॉडी के लिए क्या किया है, ओवरफ्लो को हिडन किया है। मतलब हमें स्क्रॉल बार चाहिए नहीं, पर हमें स्क्रॉल बार एक जगह पर चाहिए, ना हमें साइड बार में चाहिए, ना हमें म्यूजिक प्लेयर में चाहिए, हमें अपने मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर अपना स्क्रॉल बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेन कंटेंट वाले डिव में हम लिख देंगे ओवरफ्लो, एंड इसे हम करने वाले हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है कि स्क्रॉल बार हमेशा दिखाई नहीं देगा, जब जरूरत होगी तब हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर जाकर index.html के अंदर मेन कंटेंट वाले डिव में अगर हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया होता, लेट्स मेक इट lorem into 200, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास आ गया। तो इस कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए मेरे पास राइट साइड में एक स्क्रॉल बार भी आ गया। ये जो स्क्रॉल बार है ये मेरे साइड बार में भी नहीं है, ये मेरे म्यूजिक प्लेयर में भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर आया है। तो इस तरीके से हमें एक स्क्रॉल बार चाहिए था, वो मुझे अपने मेन कंटेंट के अंदर मिल गया है। यहाँ बैक कर लेते हैं, इस रैंडम टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। और अब अपने कुछ कुछ कलर्स को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहला कलर
रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। सबसे पहला कलर जिसे हम सेट करेंगे वो है मेरे मेन कंटेंट और साइड बार के लिए। दोनों को हमने क्या करना है, हमें ग्रे कलर देना है और ये जो म्यूजिक प्लेयर है इसे हमें ब्लैक कलर देना है। तो अगर हम style.css के अंदर जाएं तो साइड बार को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ग्रे। तो एग्जैक्ट जो ग्रे कलर यहाँ पर आएगा उसको ऑलरेडी हमने देख रखा है कलर पिकर से, दैट इज गोइंग टू बी 121212। अब कलर पिकर क्या होता है? कलर पिकर बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर एग्जैक्ट कौन सा कलर यूज हुआ है। आप ऑनलाइन जाकर सिंपली कलर पिकर भी सर्च कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स आप पिक कर पाएंगे। गूगल का खुद का कलर पिकर है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। बाकी एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम मेन वेबसाइट का, उसको किसी कलर पिकर वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या कलर है वेबसाइट का। ऑल्दो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इतना, ये एग्जैक्ट कलर है साइड बार का एंड यही मेरे मेन कंटेंट का एग्जैक्ट ग्रे कलर होने वाला है। और म्यूजिक प्लेयर का जो कलर है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर वाला ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट है एंड नीचे वाला मेरा म्यूजिक प्लेयर है। तो स्पॉटिफाई को अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिसकी स्टाइलिंग की बात करेंगे ये है मेरा साइड बार। साइड बार मतलब हम इस पोर्शन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा ये वाला सबसे ऊपर जो पैनल आ रहा है ऑप्शंस का, ये वाला पैनल एंड ये मेरा लाइब्रेरी वाला नीचे वाला हिस्सा। तो बेसिकली इस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम अपने साइड बार की बात करें तो साइड बार को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये मेरा ऊपर नेविगेशन वाला पार्ट। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ सिंपली जाकर हम देख सकते हैं कि कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। उसके अंदर लिस्ट के अंदर पहला आइटम होम है, दूसरा आइटम हमारे पास सर्च है। तो बेसिकली हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि एक हमें ये वाला आइकन ऐड करना है एंड उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसका नाम ऐड करना है। तो पूरा जो हमारा साइड बार है उसको हम 2 डिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला डिव जो होगा ये मेरा नैव का डिव होगा, बेसिकली नेविगेशन का डिव, होम या सर्च। एंड दूसरा जो डिव होगा ये मेरा पूरा लाइब्रेरी सेक्शन का डिव होने वाला है। तो सबसे पहले दोनों डिव्स को क्रिएट कर लेते हैं। अपने साइड बार के अंदर यहाँ पर साइड बार लिखने की बजाय हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले तो अपना नैव डिव एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे अपना लाइब्रेरी डिव। तो सबसे पहले इस नैव डिव को हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नैव डिव के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम एक आइकन ऐड करेंगे एंड उसके बाद एक एंकर टैग बनाएंगे, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक है। दोनों को एक सिंगल डिव के अंदर ऐड करेंगे, इसको हम नैव ऑप्शन कह सकते हैं। दोबारा से एक आइकन ऐड करेंगे, उसके साथ अपना एंकर टैग बनाएंगे एंड इन दोनों को भी एक सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने नैव के अंदर जाएंगे, हम एक क्लास बनाने वाले हैं नैव ऑप्शन। डिव को क्लास देंगे, डिव के अंदर सबसे पहले तो हमारा एक आइकन आएगा। इस जगह को हम छोड़ देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा आइकन आने वाला है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैलिड टैग एज फार एज आई नो, यहाँ पे आइकन की जगह छोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम अपना एंकर टैग क्रिएट करेंगे जो अभी तो कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं होगा एंड इसके अंदर हम लिख देंगे होम। इसी सेम तरीके से एक और नैव ऑप्शन नाम की क्लास एंड ये होगी हमारे सर्च के लिए। अब आइकन्स के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का। तो फॉन्ट ऑसम पर जाने वाले हैं, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में जाके हमारे जो आइकन्स है, आइकन्स के अंदर जाकर फ्री आइकन्स एंड फ्री आइकन्स में सबसे पहले तो हम ये हमारा हाउस का जो आइकन है इसको हम कॉपी करने वाले हैं। हाउस आइकन को कॉपी करके हमने कर दिया इसको यहाँ पर पेस्ट। एंड दूसरा जो आइकन जिसको हम कॉपी करेंगे ये है मेरा सर्च वाला आइकन, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कॉपी किया एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अपने पेज को जाकर करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरा हाउस का आइकन आ गया, ये मेरा सर्च का आइकन आ गया, ये मेरा होम का ऑप्शन, ये मेरा सर्च का ऑप्शन। अब ये एग्जैक्टली वैसे नहीं दिख रहे जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर है, तो एग्जैक्टली दिखाने के लिए थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे इन पर। अब सबसे पहले तो जो मेरा एंकर टैग होता है उसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो मेरा जो एंकर टैग है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन, ताकि अंडरलाइन हट जाए एंड उसके साथ साथ इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं टू वाइट। ट्रिपल एफ सेव रिफ्रेश, तो अंडरलाइन भी हट गई एंड इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसे थोड़ी सी स्पेसिंग देने वाले हैं। स्पेसिंग देने से पहले एक और छोटी सी चीज रिलेटेड टू कलर जो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर। अगर हम थोड़ा सा इसे जूम इन करें तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा साइड बार है ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है। साइड बार के अंदर ये जो ऊपर वाला नैव वाला पार्ट है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये ग्रे है एंड उसके बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा वही ब्लैक स्पेस हमें दिखाई दे रही है एंड दोबारा से मेरा लाइब्रेरी वाला पार्ट ग्रे होकर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो मेरा साइड बार है इसके लिए तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रख सकते हैं, इसके लिए तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्लैक रख दिया। पर इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है
यानी ये जो मेरा साइड बार के अंदर nav वाली जो मैंने क्लास क्रिएट की है, इस nav क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देंगे। तो nav क्लास में जाएंगे और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे ग्रे, विच इज बेसिकली 121212। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इतना पार्ट मेरे पास ग्रे होकर आ गया। एंड इसी सेम पार्ट को हम अपनी बॉर्डर रेडियस भी जो है एक्सटेंड करके देंगे, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम, ताकि ये भी कर्व्ड हो जाए। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार जो मेरा साइड बार है उसके लिए थोड़ा सा ब्राइट, लेट्स गिव इट अ येलो बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरली दिखाई दे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल्दो इसको येलो नहीं रखना, इसको फाइनल वर्जन में जाके साइड बार के लिए हम इसको ब्लैक में ही चेंज कर देंगे, पर अभी क्लियरली दिखाई देगा कि हम यहाँ पर ये ग्रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये येलो के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डार्कर दे देते हैं इसे, तो एक ग्रीन के ऊपर मुझे मेरा ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो डिव्स हैं इनको पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। तो जो मेरा nav वाला डिव है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, दोनों के दोनों ये जो डिव्स हैं, ये मेरा फर्स्ट nav ऑप्शन वाला डिव है, यानी मेरे साइड बार के अंदर nav के अंदर ये मेरा फर्स्ट nav ऑप्शन है, ये मेरा सेकंड nav ऑप्शन है। अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं सारे के सारे डिव सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं, पर हमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल लाइन में चाहिए कि एक डिव ऊपर आ जाए ये वाला डिव एंड दूसरा डिव इसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम, तो इससे क्या होगा, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सारे डिव्स को ऊपर नीचे स्टाइल करने का, इंक्लूडिंग योर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब इसके साथ अगर हम चाहते हैं वर्टिकली सारा का सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए, तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से यूजुअली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है, पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ इसकी थोड़ी हाइट छोटी है डिव की, इसकी हाइट एग्जैक्टली अगर हम इंस्पेक्ट करें कितनी होने वाली है, तो अराउंड 100 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको थोड़ी सी हाइट दे सकते हैं। तो nav को हम हाइट दे देते हैं अराउंड 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो ये इतना बड़ा सा बॉक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मार्जिन पैडिंग भी देख लेते हैं। इस बॉक्स के अगर बॉक्स मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर मेरा बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल की हाइट एंड विड्थ तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। इसकी पैडिंग अगर देखें तो टॉप और बॉटम की पैडिंग 8 पिक्सल्स है, यानी 0.5 रेम, और लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है दैट इज 12 पिक्सल्स, विच इज इक्वल टू 0.75 रेम। तो हम भी सेम जो पैडिंग है वो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो .nav को हम पैडिंग देंगे, रेम्स की फॉर्म में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकेस छोटी स्क्रीन साइज होगी तो उस केस में पिक्सल्स के हिसाब से पैडिंग नहीं होगी, उस केस में फॉन्ट साइज के हिसाब से पैडिंग वर्क कर रही होगी। तो इसे दे देते हैं 0.5 रेम एंड 0.75 रेम के इक्वल पैडिंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो पैडिंग से क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ गई है। अब इन इंडिविजुअल डिव्स को हम स्टाइल करेंगे, यानी ये जो मेरे nav ऑप्शन नाम के डिव है इनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं अपने nav ऑप्शन की। सबसे पहले तो हम nav ऑप्शन की हाइट देख लेते हैं। तो इसको करीबन हाइट दे रखी है 40 पिक्सल्स के इक्वल, 40 पिक्सल्स की हाइट, यानी यहाँ पर हम इनके लिए लाइन हाइट सेट कर सकते हैं कि कितना एरिया एक लाइन ऑक्यूपाई करेगी। 40 पिक्सल्स अराउंड 2.5 रेम यहाँ पे सेट कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी एक लाइन हो जाएगी एंड ये मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो लाइन हाइट मुझे तो बेस्ट तरीका लगता है किसी भी स्पेसिंग में, अगर आप लाइन सेट करना चाहते हैं एक सिंगल लाइन के लिए, तो मैंने लाइन हाइट सेट कर दी। अब यहाँ पर अगर फॉन्ट साइजिंग की बात करें तो होम के लिए जो फॉन्ट साइज है दैट इज अराउंड 16 पिक्सल्स, विच इज 1 रेम। आइकन की बात करें तो आइकन के लिए जो फॉन्ट साइज है वो है अराउंड 20 पिक्सल्स, तो हाइट विथ अराउंड 24 पिक्सल्स है। ये भी मेरे पास 16 पिक्सल्स है। तो सिमिलर सी चीज़ हम करते हैं कि nav ऑप्शन के अंदर जो मेरा आइकन है, आइकन के लिए तो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1.25 रेम, एंड nav ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास एंकर टैग है उसके लिए हमारा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1 रेम। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये आइकन हल्के से बड़े हुए होंगे साइज में। होम और सर्च आई थिंक उतने ही हैं क्योंकि उनको हमने उतनी ही स्टाइलिंग दी है। इसके अलावा एक और चीज़ है नोटिस करने लायक कि स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आप अगर सर्च पर जाते हैं ना तो क्या होगा, जैसे ही हवर करते हैं ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। वही सेम इफेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। योर लाइब्रेरी में जाएंगे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। यही सेम इफेक्ट लाने के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे nav ऑप्शन की जो ओपेसिटी है, इस ओपेसिटी को शुरुआत में तो हम रख सकते हैं लेट्स से 0.7। सेव किया तो अभी क्या है, ये ओपेसिटी थोड़ी सी डल लग रहे हैं कलर्स, पर यहीं पर जैसे ही हम इसे हवर करें
यानी nav ऑप्शन को जैसे ही हम हवर करेंगे, तो यहाँ सूडो क्लास हवर यूज करते हैं, वैसे ही इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाएगी टू 1। तो ओपेसिटी बहुत अच्छा तरीका होता है ये चीज कंट्रोल करने का। तो क्या हो रहा है, हवर से ओपेसिटी चेंज हो रही है। एंड और ज्यादा पिन पॉइंट करना हो हमें, और ज्यादा नेट पिकिंग करनी हो, तो यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि होम की तो ओपेसिटी उतनी ही है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए होम की ओपेसिटी उतनी ही रहती है, पर सर्च की चेंज हो रही है। तो उससे होम की जो ओपेसिटी है इसको बाय डिफॉल्ट पहले से ही हम सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर, ओपेसिटी 1, सेव, रिफ्रेश। तो होम अभी ब्राइट रहेगा बाय डिफॉल्ट, एंड सर्च जो है वो हवर करने पर चेंज करेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर आ गए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्लोन बनाने में, तो इतना ज्यादा नेट पिकिंग हम नहीं करेंगे हर टाइम, बट दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। इसके अलावा हमारा ये जो टेक्स्ट है, इसे अगर आइकन से हमें थोड़ी सी और स्पेसिंग देनी है एक्स्ट्रा, तो style.css के अंदर जाकर एंकर टैग के लिए हम इन सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट। लेट्स गिव इट अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 rem। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई। लेफ्ट जाए, राइट जाए, थोड़ा सा और चीजें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर एक पैडिंग और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने nav ऑप्शन के लिए। तो nav ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम 8 पिक्सल्स के अराउंड पैडिंग ऐड करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, टॉप से आ गया, बॉटम से आ गया। हम चाहते हैं लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो, तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.75 फ्रेम्स, सेव, रिफ्रेश। इस पर एक बार कर लेते हैं स्क्रॉल। तो इस तरीके का कुछ लेआउट हमने क्रिएट किया है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हुआ होगा। ऑल्दो इसमें होम और थोड़े थोड़े आइकन्स डिफरेंट है, बट एग्जैक्टली सेम की जगह थोड़ा थोड़ा जो लेआउट है ये मैच करना स्टार्ट कर गया है। अब इसके बाद सेकंड जिस चीज पर हम काम करेंगे ये होगा मेरा लाइब्रेरी सेक्शन।